हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किस किस तरीके से टेम्परेचर राइज करने पर या टेम्परेचर को लो करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क आ सकता है, इस चीज को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एट दी स्टार्टिंग हम लोग ये कैलकुलेशन से या एक्सपेरिमेंट वैल्यू से पता कर सकते थे कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो डबल हो जाती है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे तो रिएक्शन अपनी इनिशियल स्पीड का डबल हो जाएगी। लाइक अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 मोल पर सेकेंड कंज्यूम हो रहा था, ये रेट ऑफ कोई रिएक्शन। तो अगर हम 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो अब ये 5 मोल से 5 का जस्ट डबल 10 मोल पर सेकेंड कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हम 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देंगे तो अब ये 10 का 20 मोल पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब इनिशियल का 4 टाइम्स और जस्ट प्रीवियस का 2 टाइम्स। और अब अगर हम 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, मतलब चेंज तो हम यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का ही कर रहे हैं, बट हर बार ये अपनी इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सॉरी, इनिशियल स्पीड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से क्या हो जाएगा 40। तो हम ये कह सकते थे कि जब कभी भी हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी स्पीड में क्या होगा, ट्वाइस का अंतर आएगा। बट क्वेश्चन आता है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करें या 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज करें तब क्या आएगा। तो इसके लिए हम अर्हीनियस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया दैट k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस में e a अपॉन में RT। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी जो एक टेम्परेचर को और रेट कांस्टेंट को रिलेट कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक एक टर्म को समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि k का मतलब है रेट कांस्टेंट और ये रेट लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे a की तो a इज नथिंग बट अर्हीनियस कांस्टेंट, और ये अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग हो सकती है। न्यूमेरिकल के टाइम पर या तो हमें इसे क्वेश्चन में दिया जाएगा और या तो हमें इसी की वैल्यू इवेल्युएट करनी होगी। e इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल। EA की अगर हम बात करेंगे तो EA को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अभी हम इन ए शॉर्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और साथ में अगर हम T की बात करेंगे तो T इज नथिंग बट टेम्परेचर। तो अब अगर हम यहां पर कहें कि अगर टेम्परेचर में 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन का भी चेंज आएगा तो हम यहां पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होना चाहिए वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अब अगर बात आती है कि भाई अगर हमसे न्यूमेरिकल में ये पूछेगा कि अगर 10 केल्विन पर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना था तो बताओ 20 केल्विन पर कितना होगा, या 15 केल्विन पर कितना होगा, या 11 केल्विन पर कितना होगा। तो 10 केल्विन से 11 केल्विन जा रहे हो या 10 केल्विन से 20 केल्विन जा रहा हो, मतलब चेंज 1 केल्विन का आ रहा हो या 10 केल्विन का आ रहा हो, तो किस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक K1, मतलब जब रेट कांस्टेंट K1 था टेम्परेचर T1 पर, तो जो हम इक्वेशन लिखेंगे दैट इज K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1। मतलब T1 पर क्या था, K1, 10 केल्विन पर कुछ K रहा होगा तो T1 की जगह पर हम 10 केल्विन रख देंगे और K1 जो हमारा रेट कांस्टेंट उस समय पर दिया होगा। और अब अगर हम बात करें कि अगर हम K2 की बात करेंगे तो K2 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT2। ये तो हमारे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गए, जो कि किसी एक इक्वेशन के अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर शॉर्ट में समझ सकते हैं। शॉर्ट में समझने की बात करेंगे तो अगर हम किसी रिएक्शन के होने की बात करें कि किस तरीके से एक रिएक्शन हो सकती है, तो अगर हम कहें कि यहां पर एक रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी तक रीच करना पड़ता है और उसके बाद फिर क्या होना पड़ता है, अपनी एक इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आना पड़ता है जो भी उसके प्रोडक्ट की होती है। तो अब रिएक्टेंट की मान लेते हैं एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ये है। ये रिएक्टेंट से
एबव पीक तक जो जाना पड़ा है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर इस एनर्जी तक नहीं पहुंचा तो फिर ये रिएक्शन में कभी प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा और ये रिएक्शन होगी ही नहीं। हालांकि ये जो EA है, ये एक बार अगर हम रीच कर रहे हैं तो ये वापस से फिर से मिल जा रही है, और ये जो चेंज इन एनर्जी आ रही है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी अगर हम आपसे ये कहें कि कोई रिएक्टेंट था जिसकी जो एनर्जी थी कुल मिलाकर के मान लेते हैं 500 जूल, और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी है कुल 200 जूल की, मतलब इसको 300 जूल लॉस करना है। बट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टाइम पर 500 जूल वाले को 1500 जूल तक पहुंचाना पड़े, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रिएक्शन को होने के लिए। और जब ये 1500 जूल तक जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये फिर से धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेगी, वापस आपको कर देगी। तो जब हमने 1500 जूल का इसको राइज दिया, 1500 जूल का हमें ड्रॉप मिला, तो वो तो एनर्जी कैंसिल आउट हो गई और बाद में हमें ये जो चेंज इन एंथैल्पी नजर आया दैट इज ऑफ बेसिकली 300 जूल। तो ये एक एग्जांपल था आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो अब अगर हम आपसे ये कहें कि भाई हमें ये चीज समझ में आ गई कि टेम्परेचर जो है वो रेट कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, आर्हेनियस ने इसको एज ए इक्वेशन में कैसे फ्रेम किया, और अगर हम T1 पर K1 लिखना चाहें या T2 पर K2 लिखना चाहें तो किस तरीके से हम इक्वेशंस को फ्रेम कर सकते हैं। बट अगर हमारे सामने कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमको ये बता देता है कि भाई T1 टेम्परेचर पर K1 इतना था, तो बताओ T2 टेम्परेचर पर K2 कितना होगा। मतलब एक ही इक्वेशन में अगर हम दो टेम्परेचर के साथ दो रेट कांस्टेंट को इवेल्युएट करना चाहें तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन करना होगा, जिससे हम एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे और वो इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल में बहुत मदद देने वाली है। तो चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी कर लेते हैं। हमने आपसे कह रखा है दैट K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस में EA अपॉन RT1, और अगर हम K2 की बात करें तो K2 इज बेसिकली A e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT2। अब हम देख रहे हैं यहां पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो हमने सबसे पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान रखा और इक्वेशन सेकंड मान रखा है, और अब हम इन दोनों इक्वेशन की लॉगरिथम ले ले रहे हैं। बात आती है कौन सी लॉगरिथम, नेचुरल वाली मतलब बेस E वाली लॉगरिथम या बेस 10 वाली लॉगरिथम। तो हमको पता है कि यहां पर जो टर्म यूज हुआ है दैट इज ऑफ बेसिकली एक्सपोनेंशियल, तो जो हम लॉग लेंगे उसका भी बेस क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो हमने ln ले रखा है, ln K1 इज इक्वल्स टू, हम देख रहे हैं यहां पर एक ये टर्म है और दूसरा टर्म हमारा क्या है, ये है। तो अगर हम ln लेंगे तो ln m इंटू n हो जाएगा, और ln m इंटू n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ln m प्लस ln n। तो हम क्या लिख देंगे, ln a और प्लस ln e टू द पावर माइनस में EA अपॉन RT1। और अब अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लाइज करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ln K1 इज इक्वल्स टू ln A प्लस, अब ये आप देख रहे होंगे ln m टू द पावर n आ रहा है, और ln m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n ln m, या n अगर हम log की बात करें तो log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो अब ये माइनस में EA अपॉन में RT1 आगे आ जाएगा, तो अब भाई ये प्लस नहीं रह जाएगा, ये जब माइनस आ गया तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस, और EA अपॉन में RT1 ln E, और ln E और बेस भी इसका E है तो ये ln E और E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने जो इक्वेशन बन करके आई दैट इज ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस में EA अपॉन में RT1, और एज इट इज हमारे सामने एक और इक्वेशन बन करके आएगी दैट इज ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस में EA अपॉन में RT2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन करके आ गई। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली और दूसरी इक्वेशन है ये वाली, तो इसको मैंने फिर से ये जो फर्स्ट और सेकंड मैंने मान रखा था, अब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड यहां पर मान ले रहा हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ln K1 माइनस में ln K2, तो व्हाट आई विल राइट, ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल्स टू, ln A में से ln A सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ln A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस में EA अपॉन में RT1, माइनस में EA अपॉन में RT1, और माइनस ऑफ EA अपॉन में R2,
RT2। तो माइनस के बाद अगर हम माइनस EA अपॉन में RT2 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस, तो दिस विल बिकम प्लस EA अपॉन में RT2। और अब ln m माइनस ln n, ln m माइनस ln n इज ln m अपॉन में n, तो ये हो जाएगा ln k1 अपॉन k2 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन में RT1 और प्लस EA अपॉन में RT2 में से हम EA अपॉन में R तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, EA अपॉन में R कॉमन ले लिया। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो दैट विल कम 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। और अब अगर बेटा अगर हम इस माइनस को इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो गया और यहां पर माइनस लग जाएगा, मतलब सिंप्लीफाइड में हमने क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो दिस विल बिकम माइनस ln k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू प्लस EA अपॉन में R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। और अब अगर हम इसको एक और सिंप्लीफाई वे में लिखें, ये भी एक सही इक्वेशन है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो, या माइनस लॉग m अपॉन में n जो होता है दैट इज बेसिकली लॉग n अपॉन में m, मतलब अगर सामने माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लॉग को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज इक्वेशन आ गई। और अगर आप चाहो तो इस ln के टर्म को log में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ln को log में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बस 2303 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहां पर अगर 2303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2303 log k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू EA अपॉन में R ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। दिस इज द इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे और जो हमें न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो ये तो आपका हो गया एक ऐसा टेम्परेचर डिपेंडेंस जो अर्हीनियस ने दे रखा था। ठीक है, अब बात आती है कि अर्हीनियस का इक्वेशन ये जो था ये बहुत परफेक्ट नहीं था, हालांकि ये बहुत जगहों पर सही रहा, क्योंकि जो अर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट मान रखा था ये कभी भी इस पूरे इक्वेशन के दौरान कोलिजन थियरी को ध्यान में नहीं रखती। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे लेविस, और उनके साथ उनका कोई एक और कलीग था, जिन्होंने बाद में कोलिजन थियरी को अपने ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को इंप्रूव करने के लिए कहा। और साथ में उनका जो लॉजिक था वो ये था कि जब कभी भी हम रिएक्शन को कराते हैं या ऑकर होता है तो A और B केवल और केवल रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनका कोलिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम बात ही कहां पर करेंगे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने इस इक्वेशन को या इस टर्म्स को जो उन्होंने इक्वेशन को फ्रेम कर रखा था इसको इन्होंने चेंज करने की बात की। और उन्होंने चेंज क्या किया तो मैं आपको फिर से यहां पर बता दे रहा हूं। अर्हीनियस की इक्वेशन थी k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT, और जो लेविस एंड लेविस के कलीग्स ने दी दैट इज नथिंग बट k इज इक्वल्स टू z AB e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। आप इन दोनों इक्वेशन में देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन में केवल और केवल कांस्टेंट का फर्क है। अर्हीनियस ने अपना कांस्टेंट यूज कर रखा है और लेविस ने अपना कांस्टेंट यूज कर रखा है। बेसिकली है क्या कि अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोलिजन थ्योरी की बात नहीं हुई है, जबकि अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने अपना जो टर्म कांस्टेंट वाला इंट्रोड्यूस किया है वो कोलिजन थ्योरी को ध्यान में रखते हुए किया है। हालांकि इसके बाद इस इक्वेशन को और मॉडिफाई किया गया और कोलिजन थ्योरी से यह कहा गया कि जब कभी भी किसी दो मॉलिक्यूल के आपस में कोलिजन हो रहे होंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोलिजन सक्सेसफुल ही हो और हमारा रिएक्शन हो भी रहा हो। इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि अगर 10 कोलिजन हो रहे होंगे तो उसमें से कुछ अनसक्सेसफुल होंगे और कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं पर इस इक्वेशन में इफेक्ट डालेगी। और जो फाइनलाइज इक्वेशन तैयार होगी दैट इज k इज इक्वल टू p ZAB e टू द पावर माइनस में EA अपॉन में RT, और ये आपकी फाइनलाइज इक्वेशन होगी जो कि कोलिजन थ्योरी और उसकी प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनी है।
जहां पर P जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि कितना परसेंट कोलिजन सक्सेसफुल है, ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड e टू द पावर माइनस में EA अपॉन में RT, तो आपका पुराना वाला टर्म था जो अर्हीनियस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो होप्स हो कि आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक रिएक्शन पे कैटलिस्ट का किस तरीके से फर्क पड़ सकता है। तो अब अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो हमें पता है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इनहैंस करेगा और या तो थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई एक रिएक्टेंट है A जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है B में, तो इसका मैंने आपको एज ए ग्राफ भी बता रखा है कि अगर कुछ ऐसी रिएक्शन ऑकर हो रही है कि यहां पर A रिएक्टेंट था और B क्या था, प्रोडक्ट था, तो इस वाली एनर्जी जो पीक तक जा रही है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी E। अब किसी रिएक्शन को ऑकर होने के लिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी उसको कभी मिलेगी ही नहीं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी नहीं तो रिएक्शन का होना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रिएक्शन का होना इम्पॉसिबल है या थोड़ा बहुत रिएक्शन होती भी है, तो अगर थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्पीड भी कम होगा, उसकी रेट भी कम होगी। तो यहां पर कैटलिस्ट का वर्क यही होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा करके वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ब्रेक कर दे। ब्रेक करने का मतलब क्या है, लेट अस अज्यूम दैट कि आज के टाइम पर अगर आप एक बाइक खरीदने जाते हो एंड आपको शोरूम वाला कहता है कि भाई आप मुझे 1 लाख रुपीज ला करके दे दीजिए, तो आपके पास एक टाइम पर एक साथ 1 लाख रुपए देने के लिए नहीं होते हैं। इस वजह से आपका बाइक खरीदना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर उसी समय पर एक फाइनेंस कंपनी एज ए कैटलिस्ट की तरह से आए और वो ये कह दे कि नहीं भाई आप 1 लाख रुपए को ब्रेक करके दे सकते हो 10 EMI में, 20 EMI में, 24 EMI में, चाहे जितने भी EMI में जितना कि उनका प्लान होता है, तो ये जो EMI टर्म्स में आ जाते हैं ये बेसिकली आपको एनर्जी तो उतनी ही देनी पड़ती है, बट अब छोटे छोटे पैकेट्स में देनी है जो आपके लिए अब इजी हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कैटलिस्ट का होता है। वो क्या करते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए चाहिए होती है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो 2 या 3 पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। और अब जो आपका ग्राफ बन करके आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस मच। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पीक एनर्जी है जो ये चाहिए थी, मान लेते हैं यहां पर अगर हमें चाहिए है 1500 जूल की एनर्जी एक रिएक्शन को A से B में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब क्या करेगा कैटलिस्ट का काम ये होगा कि A को पहले वो मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सब्सटेंस X, और उसके बाद फिर X को वो कन्वर्ट करता है B में, और 1500 जूल की एनर्जी को पहले वो 500 जूल में कन्वर्ट कर देता है या 700 जूल में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरे पीक को वो 1000 जूल में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई 1500 जूल की जो एनर्जी है वो अब आपको एक बार में नहीं देनी, अब वो पहले 500 जूल में देनी है और अब वो 1000 जूल में देनी है। तो जो ग्राफ का पीक पॉइंट था वो अब डाउन हो गया, और इस तरीके से कैटलिस्ट एक रिएक्शन को क्या करता है, इजी वे में कराने में मदद करता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जो है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है वाया डिक्रीजिंग द पीक ऑफ कर्व जो कि एक्टिवेशन एनर्जी की होती है। यानी अगर आपको एक लाइन में लिखना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिखोगे कि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में मदद करता है। हालांकि अगर हम बात करें कैटलिस्ट और किस तरह से काम करता है और ऐसा कैसे होगा कि रिएक्शन में उसने स्पीड को कम और ज्यादा भी कर दिया और थोड़ा बहुत कंज्यूम भी नहीं हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में अगर हमको डिस्कस करना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।